बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और 25 जून के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे जी मेनली ईरान और इजराइल का जो सीज फायर है उसके बाद के हालात को, और जो वॉर से रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे वॉर के ऊपर क्या बातचीत की जा रही है कि वॉर ख़त्म तो हो गई, ये जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन असल में किसकी फतह या किसकी जो है वो नाकामी है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इजराइल वॉर बाय नंबर्स। ठीक है, 12 दिनों के अंदर जो है वो क्या हमारे पास डाटा इसका आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी हु गेन व्हाट, के एक्चुअली में जो है वो इस जंग में कौन कामयाब हुआ, जीता कौन। ठीक है जी, तो कामयाब कौन हुआ, कैसे हुआ। जैसे पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी तो हमने कहा था भाई 6-0 जो है हमारा नंबर है, तो हमने कहा पाकिस्तान भाई इसके अंदर विक्टोरियस है, क्योंकि दोनों साइड से ही आपने देखा क्लेम किए गए। तो यहाँ पे भी हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि भाई इसराइल का जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका ने जो फ्रोजो साइट के ऊपर अटैक किया है, जो बॉम्ब फेंके हैं वहां पे B2, ठीक है, तो उस केंजे के तौर पे वो बिल्कुल इनऑपरेटेबल हो चुकी है अब, यानी कि वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई हमने अब उसको अपाहिज कर दिया उस साइट को भी पहाड़ों के अंदर। नेक्स्ट जो है वो नेतन्याहू साहब अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि ट्रंप मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है या ट्रंप मेरा शुक्रगुजार है कि तुमने बहुत अच्छा किया, कि यूएस प्रेसिडेंट सेज पीएम शुड बी प्राउड ऑफ इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ठीक है, कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया है जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। तो हम एक साइड से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प कितना अच्छा है, उसने सीज फायर कर दिया, खुद ही B2 बम्बर फेंक के, ठीक है, तबाही निकाल दी ईरान की, और उसके बाद वॉर की इजाजत भी दे के, यानी कि कैसे जो है वो गेम को पलटा आप देख लें एक दिन के अंदर अंदर ट्रंप ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जी नेटो का समिट जो है वो हो रहा है, और नेटो समिट जो है उसमें 5% जो है बढ़ाने की बातचीत की गई है डिफेंस स्पेंडिंग की, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है जी IDF की जो असेसमेंट है वो क्या बता रही है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है अब उसको सालों बिल्ड होने में लगेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से जो इसराइल है उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है वो किल किया, जो कि बेसिकली आप ये कह लें बेसिक रूट थी, जड़ थी इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की। ठीक है, तो रूट को ही काट दिया तो अब क्या दोबारा से ये ट्री ग्रो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का सबसे की क्वेश्चन यही है कि क्या ईरान दोबारा से जो है वो अपनी एटम हथियार बना पाएगा या नहीं, ये बस यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। तो नेतन्याहू इसको अपनी हिस्टोरिक जो है वो विक्ट्री कह रहे हैं, दूसरी साइड से हम ईरान देख रहे हैं वो भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हिस्टोरिक विक्ट्री के तौर पे। तो देखिए बेसिकली तीन जो है वो आपने देखी है शख्सियात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पिछले 12 दिन जो है वो छाई रही हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं जी नेतन्याहू जो है एक इसराइल के अंदर जो है या वेस्ट के अंदर जो है या पूरी दुनिया के अंदर भी कह लें नफरत की नज़र से इसे सबसे ज़्यादा देखा गया वो ये शख्स है कि भाई इसने जो है वो किस तरह से ईरान इसराइल वॉर स्टार्ट किया, गजा के अंदर जो है वो 54,000 लोगों को शहीद कर दिया। तो दुनिया में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हेट या नफरत से इस शख्स को देखा जा रहा है, ये जो ज़ायनिस्ट है। ठीक है, दूसरी साइड पे इस साइड पे अगर देखें तो ट्रम्प साहब हैं जिनके चेहरे पे बड़ी रौनक और नूर है, और उसके बाद अगर किसी को सबसे नफरत से देखा जा रहा है तो वो ट्रम्प है, और अपने ही लोग जिन्होंने वोट दिया, ठीक है, या इवन वो पाकिस्तानी भी जिन्होंने वहां उन्हें वोट दिया था, तो वो भी अब पछता रहे होंगे कि किस शख्स को हमने वोट दिया, और कितना ज्यादा जो है डबल स्टैंडर्ड्स हमें अगर कहीं देखने को मिले। देखिए अगर इस शख्स की बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसने कहा हम जंग करेंगे, ठीक है, इसने कहा जंग करेंगे, इसने जंग कर दी, दैट्स इट, सीधी सी बात है। ठीक है, नफरत मिली। लेकिन ये शख्स जो है जो कि बहाने तराशे कभी क्या किया, 2 महीने की बातचीत की उनसे, फिर अचानक से जो है वो हमले कर दिए, सब कुछ किया, फिर अचानक से सीज फायर भी जो है वो ऐलान कर दिया और कहा कि भाई मैं जो है वो बहुत बड़ा हो गया हूँ, देखो मैंने सीज फायर अनाउंस कर दिया, हालांकि तबाही इसी ने ही निकाली आखिर में आके। ठीक है, तो बेसिकली किस तरह से, लेकिन ये जो बीच की शख्सियत हैं ये एक हीरो के तौर पे मुस्लिम दुनिया में खास करके उभरी हैं। ठीक है, और वेस्ट में भी गो कि अब इनको माना गया कि एक्चुअली में जो है इनकी लीडरशिप ने कमाल दिखाया है। तो ये जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई साहब जो हैं, और ये अपने जानशीन तक इवन जो है वो 3 जानशीन उन्होंने जो है वो नॉमिनेट कर दिए थे इस वॉर में, कि बार बार थ्रेट था कि हम आपको भी शहीद करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने अपने जानशीन भी नॉमिनेट कर दिए थे। तो बेसिकली इनको पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत ही रिस्पेक्ट और इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। आप देख लें सोशल मीडिया की जो डीपीज वगैरह हैं वो रिप्लेस हो चुकी हैं। इवन वो लोग जो पहले शिया के लिए बहुत ही नेगेटिव रिमार्क्स रखते थे या ईरान को शायद जो है वो इस्लामिक स्टेट मानने से ही जो है वो इनकारी थे, उन लोगों ने भी जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया और कहा कि नहीं भाई इस्लामिक स्टेट ही है जिसने आंखें दिखाई हैं इसराइल को और उनकी ईंट से ईंट बचाई है। और ईरान को यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्चुअली में जो कामयाबी है वो ईरान की ही है, क्योंकि यहाँ पे तो नेतन्याहू इतनी बड़ी पावर, $27.5 बिलियन का बजट है इनका डिफेंस का, और यहाँ पे $10.5 बिलियन के अराउंड जो है वो डिफेंस का बजट है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस, और पिछले 50 साल से पाबंदियां बेचारे ये झेल रहे हैं। ठीक है, 1979 के बाद से, इनकलाब फ्रांस के बाद से, और यहाँ पे जो है वो पिछले 80 साल से ये एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती यारी को, और सब कुछ इन्हें मिल रहा है अमेरिका की तरफ से फ्री में।
तो बावजूद उसके ईरान ने डट के मुकाबला किया। तो इसमें हकीकत में हम तो यही कहेंगे कि फातेह ईरान ही रहा। लेकिन अगर हम जो है टेक्निकली देखेंगे, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसको फिर हम असेस करेंगे कैसे जो है मामलात आगे बढ़े हैं। तो जो 12 डे इसराइल ईरान वॉर है, इसको थोड़ा सा हम जो है वो देखते हैं कि भाई किसने क्या हासिल किया, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट में हमने देखा कि इवेंट्स कैसे जो है वो अनफोल्ड हुए और अचानक से कैसे सीज फायर हो गया कि आपने देखा कि भाई जो सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट को रात को 2 बजे जो है हमने डिस्कस किया था कि जो अमेरिका है उसने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर स्टार्ट कर दिया। तो जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था उसमें उसने B-2 बॉम्बर्स भेजे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो तकरीबन 13 के करीब बॉम्ब गिराए गए नताज के ऊपर, सॉरी जो फ्रोडो है उसके ऊपर, ठीक है, और साथ में जो है वो नताज की साइड के ऊपर, और साथ में 30,000 पाउंड्स का इनका वजन भी था, और 125 जहाज़ों के साथ ये लेस पूरा दस्ता भेजा गया और 18 घंटे की परवाज के साथ भेजा गया। और उस ऑपरेशन के बाद से नेक्स्ट डे से ही चीज़ें यहाँ पे बदलना शुरू हो गई, ठीक है। तो फ्रोदो को, नताज को और अस्फहान को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, और जो फ्रोदो था बेसिकली इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचाया गया, और बॉम्ब वगैरह फेंके गए और कहा गया कि भाई इसके अब तो सुराख हो गए, और ये जैसे अभी भी रिपोर्ट आई है कि अनऑपरेटेबल है, कि अब ये ऑपरेट के काबिल रहा ही नहीं है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम मंडे को देखते हैं जी। मंडे को ईरान जो है वो आगे से बदला लेने की गर्ज से क्या करता है जी, जो यूएस की एयर बेस है मिडल ईस्ट के अंदर या कतर के अंदर, वहां पे बेसिकली हमला कर देता है, ठीक है। तो वहां पे वो हमला करता है और उसके बदले में यानी 7 मिसाइल फायर किए जाते हैं जो कि इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, जो कि बेसिकली एक सॉफ्ट किस्म का हमला था कि भाई हम करेंगे अगर आपने इन फ्यूचर किया, लेकिन वो कि यहाँ पे चले अब इस पे नहीं करते कि सॉफ्ट था या हार्ड था। ईरान ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा उन्होंने उस तरह से यानी जैसे इजराइल के ऊपर किया उस तरह से इन्होंने नहीं किया। तो उसके नेक्स्ट डे हमने देखा कि किस तरह से अचानक से जो है वो ट्यूसडे को यानी कि सीज फायर होगी। तो ये तो सीज फायर हुई है, देखिए कतर के ऊपर जो है वो यहाँ पे 7 मिसाइल जो है फेंके गए और सातों के सातों इंटरसेप्ट कर लिए गए यहाँ पे, ठीक है, इनकी तरफ से। और खतरा ये था कि ये जो वॉर जो फाइनल राउंड में घुसी थी यानी कि ट्यूसडे नाइट को, ये खतरा पैदा हो गया था रात 10 बजे या सवा 10 बजे के करीब, कि अब ये जो वॉर है ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर जाएगी, यानी पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट के अंदर आ जाएगा। देखिए ईरान तो ऑलरेडी इसके लपेट के अंदर था और ईरान और इसराइल जो है वॉर कर रहे थे, लेकिन अब नेक्स्ट जो खतरा था कि यहाँ पे जो खलीजी रियासतें हैं, एक तो ईरान ने कहा था जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको ब्लॉक करूंगा मैं, ठीक है, जो जहाँ से 20% ऑयल की सप्लाई जाती है, वो दुनिया की अलग मुसीबत थी। उसके बाद कतर के ऊपर फायर कर दिया, तो यहाँ पे जो स्टेट्स थी, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला, तो यहाँ पे जो स्टेट्स थी ये बीच में इन्वॉल्व हो रही। तो खतरा यही था कि पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर फैलेगी, लेकिन फिर अचानक से जो है वो टर्न लिया और चीज़ें जो है बदलना शुरू हो गई। फिर हमने देखा कि विद इन आवर्स जो है वो ट्रुथ सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ज़रूर जो है वो बदला लेगा कतर के ऊपर, अपनी एयरबेस के ऊपर जो अटैक किया गया, और जब वो बदला लेगा तो पहले तो उसने कोई एयरबेस इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अब कतर भी उसे नहीं रोकेगा और उसके बदले में जो है ये वॉर इन खलीजी रियासतों में फैल जाएगी और यहाँ पे फिर ये तबाही होगी और ये फिर WW3 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर दुनिया देखेगी कि क्या तबाही आती है। ऑयल की प्राइसेस जैसे पाकिस्तान में बड़ा जो है आपने देखा खतरा पैदा हो गया कि भाई अब ऑयल बंद हो जाएगा, क्या होगा, यानी एक बहुत शदीद किस्म का एक खौफ जो है वो आपने जो है वो ट्यूसडे नाइट को देखा, एक शदीद किस्म का खौफ देखने को मिला, सॉरी मंडे की नाइट को, ठीक है। लेकिन उसके बाद अचानक से चीज़ें बदली और सोशल मीडिया के ऊपर ट्रम्प साहब ने जो है टोटल सीज फायर का ऐलान किया। तो एक बहुत हैरत की बात थी कि अचानक से ये कैसे हो गया और क्यों जो है वो सीज फायर हो गया, क्योंकि अभी भी इसकी कहानी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अचानक से ईरान तो ये कह रहा था कि भाई मैं अपनी मर्जी से वॉर को ख़त्म करूंगा, लेकिन फिर वो मान गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी भी सगतनी नहीं थी कि कहाँ वॉर को लेके जाता, कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से हिम्मत दिखाई। तो बस ये 12 डे की जो वॉर है, जो कि फैलने का खतरा था, वो 4 घंटों के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गई, ठीक है। और 12 दिन जो है मुसलसल चलती रही और इसमें जो है वो बहुत सारी तबाही जो है वो हुई है। तो अब इसको जो है वो अगर हम देखते हैं व्हाट डिड इजराइल अचीव, असल में इजराइल ने क्या अचीव किया। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इजराइल ने वॉर के जो एम्स रखे थे वो 3 एम्स थे। क्या वो 3 एम्स इजराइल ने अचीव किए? देखिए पूरी दुनिया में इस टाइम पे जो मीडिया है वो डिस्कस कर रहा है कि इजराइल इस वॉर में फेल हो गया, ठीक है। वो कैसा नहीं है कि फेल हो गया, दुनिया ये कह रही है कि कामयाब हो चुका है वो, लेकिन फिर भी फेल हो गया क्योंकि उसका जो बेसिक पर्पस था वो था रिजीम चेंज का, ठीक है जी। इजराइल की ये कोशिश थी कि मैं रिजीम चेंज कर दूंगा, हुकूमत को बदलूंगा और ये जो इस्लामी हुकूमत है यहाँ पे ईरान के अंदर, ठीक है, अली खamenei की सरकर्दगी में बदलूंगा। और आपने देखा ट्रम्प साहब ने भी जो सीज फायर है उससे एक दिन पहले ओपनली ये कह दिया कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि जो मेगा है वो ईरान के अंदर भी आए, ठीक है जी, मेक ईरान ग्रेट अगेन।
कि हम तो ये चाह रहे हैं कि ये हुकूमत अगर नहीं कर सकती मसले मसाइल का हल तो ये चली जाए, यानी कि अमेरिका भी ये बात तय कर चुका था। लेकिन फिर जब उन्हें अंदाजा हो गया इस बात का कि शायद इस रजीम को चेंज करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट है और ऊपर से इतना जो है वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता इसराइल, तो और अमेरिका के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। सो इसलिए इसको लेके हमने देखा कि वो उसका जो सबसे बड़ा स्लोगन था स्टार्ट से ही रिजीम चेंज का, वो फेल हो गया। ठीक है, सो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ईरान जो इसराइल जो है अपनी वॉर में फेल हो गया। लेकिन उसका जो 3 मकासद थे, पहला तो ये था कि रिजीम चेंज करना, ठीक है। दूसरा उसका मकसद था जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे जो है तबाह करना। तो क्या इसमें कामयाब हुआ? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 70% जो है ये इसराइल कामयाब रहा है, और यहाँ पे इसकी कामयाबी ज़रूर रही है। गो के 70% रहा, 100% यहाँ पे नहीं गया जो वो चाह रहा था। लेकिन जैसे उसने स्टार्ट में कहा था कि 2 हफ्ते तक ये वॉर जारी रह सकती है, इसका मतलब उसकी असेसमेंट यही थी कि 2 हफ्ते इसको लेके चलना है और ये न्यूक्लियर साइट्स को इतना नुकसान पहुंचा देना है कि अगले 40-50 साल फिर से ये बिल्ड करने में लगा दें और फिर से हम जो है 2 हफ्ते की स्ट्राइक के साथ सब बर्बाद कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह से गेम्स हो रही हैं मुसलमानों के साथ, और मुसलमान बस खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो जैसे युवल नोह हरारी जो है वो बताते हैं सेपियंस के अंदर कि ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये मिथ है। बेसिकली इन्होंने हमें जो है पागल किया हुआ, और पूरी दुनिया को किस तरह से बिलियंस डॉलर जो है टैक्स का पैसा लगाया जाता है और उसके बाद क्या रिजल्ट होता है। और तीसरा जो है इनकी जो टॉप एलीट है उसको एलिमिनेट करना था। इसमें भी 80% जो है वो इसराइल कामयाब रहा। कैसे कि उनके जो साइंटिस्ट हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको तो एक्चुअली में उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद वॉर के जो लॉसेज हैं, एक्चुअल लॉसेज वो ईरान को ज़्यादा हुए, ये हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसराइल को नहीं हुए, लेकिन स्ट्रेटेजिक जो लॉस है, जो वॉर को स्टडी करते हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो इसराइल को क्या नुकसान हुआ, इसराइल की बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ। आपने उनकी कोई टॉप लेवल की असैसिनेशन नहीं सुनी होगी, या आपने कहा कि उनका कोई जनरल जो है वो किसी में कत्ल हो गया, या कोई उनका जो है वो न्यूक्लियर जो साइड है वो डैमेज हो गई, यानी ऐसा कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें नुकसान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उसका क्या है वो फिर बना लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लॉस जो है वो इसराइल को ना होने के बराबर हुए, लेकिन ईरान को स्ट्रेटेजिक लॉसेस बहुत हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लॉसेस में आप ये देख लें कि भाई 30 के करीब तो उसकी जो टॉप लेवल की लीडरशिप थी वो शहीद हो गई, जो अब दोबारा शायद कभी ऐसी लीडरशिप इतनी कमिटेड आ पाए ना आ पाए, और जो थ्रेट पैदा किया गया वो अलग से। ठीक है, और जो उनके न्यूक्लियर साइट्स थे उनको तबाह करके रख दिया गया। तो अब ये ईरान को उस लिहाज से शदीद किस्म के नुकसान हुए, हमें ये मानना पड़ेगा इमोशन से बाहर आके। ठीक है, तो अगर नंबर्स की बात करें तो देखिए बेसिकली इस टाइम पे जो है ना, अगर हम दोनों साइड से सिर्फ बात करते हैं जो अमवात हैं उनकी, तो 28 के करीब ये कहा जा रहा है कि भाई इसराइल को जो है वो अमवात हुई हैं, और तकरीबन 950 करीब 940 के करीब शहादतें ईरान के अंदर हुई हैं। तो नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है ईरान के अंदर। ठीक है, हम ये देख रहे हैं। तो जून 13 को जो है जो ये बताया गया कि भाई अब क्या जो है वो नेताज की साइड या इंस्टॉलेशन वगैरह के हवाले से, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, और उनकी जो इन्रिचमेंट थी वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब दोबारा वहाँ पे प्लांट काम कर सकेगा कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अस्फहान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कॉम्प्लेक्स था वहाँ पे भी जो है वो अटैक किया गया, इस तरह से ड्रोन साइट्स के ऊपर या अटैक वगैरह किया गया। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें नुकसान हुआ है इस चीज़ का। ठीक है, ईरान के हवाले से अगर हम बात करें, अब अगर फाइनली हम देखें तो जो इसराइल है बेसिकली, क्योंकि यूएस भी इस वॉर के अंदर एंटर हुआ, तो इसलिए इसराइल ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम उसने मजबूर कर दिया अमेरिका की लीडरशिप को कि भाई वो आके इसराइल के साथ वॉर में शामिल हों, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले हम हमेशा ये देखते थे यूएस डिक्टेट करता था इसराइल को, लेकिन पहली बार जो है वो इसराइल ने डिक्टेट किया यूएस को। तो हम यहाँ पे एक नया जो है हमने एक वॉर गेम देखने की कोशिश की, और इसराइल का एक नया चेहरा देखा कि किस तरह से जो है वो इसराइल ने अपने आप को दुनिया में मनवाया, कि अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो स्ट्राइक्स करे ही करे। ठीक है, तो अब उस लिहाज से अगर हम देखें तो इससे पहले ईरान जो है वो यूएस जो है 1967 की वॉर के अंदर, 1973 वॉर के अंदर हेल्प जरूर की, लेकिन शामिल कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली वो जो है वो शामिल हो गया। ठीक है, तो नेतन्याहू ने जो शुक्रिया भी अदा किया ट्रम्प साहब का कि बड़ा शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ट्रम्प को शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई तुम नेतन्याहू के साथ क्यों खड़े हो। ठीक है, तो जो नेतन्याहू है उसने ऑपरेशन जो है राइजिंग लाइन जो है वो शुरू किया, और उसके बदले में काफ़ी ज़्यादा अचीव कर लिया। देखें, अब बेसिकली अगर आप ईरान देखें ना, तो ईरान के जो कुछ विंग्स थे, कुछ पर थे, ईरान को कैसे आइसोलेट करके मारा गया है। ठीक है, इसको ज़रा समझिएगा। ईरान के एक पर का नाम था हमास। ठीक है, ईरान के दूसरे पर का नाम था हिजबुल्लाह। ठीक है, ईरान के तीसरे जो पर है उसका नाम है जी होसी। इसी तरह से चौथे पर का नाम जो है वो शाम के अंदर बशार अल असद गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये वो पावर्स थी मिडल ईस्ट के अंदर जो कि ईरान यूज कर रहा था, ये ईरान के विंग्स थे। समझ गए हैं ना?
तो ये बैलेंस ऑफ पावर में अगर हम देखते हैं ना, तो किसी मुल्क ने अलायंस नहीं किया ईरान के साथ, लेकिन जो प्रॉक्सी ईरान ने स्टार्ट किए रखी, उसने मिडल ईस्ट को जो है वो काफी ज्यादा हिला के रखा। या खास करके सारी प्रॉक्सी का सारे विंग्स जो थे ये मल्टीपल डायमेंशंस में इस्तेमाल सिर्फ हो रहे थे इसराइल के खिलाफ। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई जो बशर अल असद गवर्नमेंट है, जो शिया गवर्नमेंट थी शाम के अंदर, वो भी इसराइल को टारगेट कर रही थी। हमास अभी भी टारगेट कर रहा है। ठीक है, हूसी अभी भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है जी, हिजबुल्लाह जो है वो भी टारगेट कर रहा है लेबनान के अंदर से। ठीक है, अब तो नहीं कर रहा लेकिन कर रहा था। तो इसका मतलब ये सारे के सारे विंग्स जो है वो इसराइल को टारगेट कर रहे थे। तो इसराइल ने एक इस तरह का प्लान बनाया, इस तरह से वॉर स्टार्ट की है। ठीक है, कितने बाकायदा प्लान के तहत कि सबसे पहले उसने हमास को एलिमिनेट किया। ठीक है, और अभी भी वहां पे लगा हुआ है। तो ये विंग जो है यहाँ से काट दिया ईरान का। उसके बाद उसने क्या किया जी, साथ ही साथ हौसियों के ऊपर भी अटैक किया और खुद भी किया, और साथ अमेरिका और यूके से भी करवाया। इनको बहुत बड़ा डैमेज किया, यहाँ पे इनकी एयरपोर्ट्स वगैरह तबाह कर दिए। ठीक है, इनकी पावर को बहुत कमजोर कर दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा हिजबुल्लाह के ऊपर टारगेट किया, इसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उसको जो है शहीद कर दिया, हिजबुल्लाह के विंग्स काट दिए। अब ये बिल्कुल ही जो है ना 35,000 लोग लेबनान के अंदर जो है वो शहीद हुए। उसके बाद हम ये देख रहे हैं जी बशर अल असद की गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई यहाँ पे। तो इसका मतलब सारे विंग्स जब कट गए, ईरान अकेला रह गया। तो ईरान को अकेला करके उसके बाद फिर, क्योंकि ये पहले डायरेक्टली ये काम करता, तो एक्चुअली में जो है वो हिजबुल्लाह और ये सारे जितने भी ग्रुप्स थे, ये विंग्स थे, इन सब ने जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करना था, और इसके लिए पॉसिबल ना होता। तो उसने कैसे एक एक करके इनको अलग करके ईरान को अकेला किया, और ईरान को अकेला करके जो है उसे टारगेट किया, और उसके न्यूक्लियर साइट्स को इतना शदीद किस्म का जो है नुकसान पहुंचाया। तो ये मानना पड़ेगा कि एक बहुत लॉन्ग टर्म की गेम जो है वो इसराइल ने खेली है। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअली में जो है हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो वो यहूदी ही हमें विनर नजर आएंगे बेसिकली। हम ये बेशक मान लें कि ईरान ने जो है वो बहुत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन ईरान बहुत कुछ खो चुका है, इतना कुछ खो चुका है कि शायद ईरान आगे अब दोबारा ये कभी बिल्ड ना कर सके। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्यों ना बिल्ड कर सके इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डिड ईरान मैनेज टू डिफेंड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या ईरान ने जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको डिफेंड किया या नहीं किया? तो इसका वन लाइनर आंसर ये है कि वो नहीं कर सका। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हकीकत यही है कि वो नहीं कर सका क्योंकि उसकी ताकत नहीं थी। अब देखिए, ईरान में 1979 में रेवोल्यूशन आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन। उससे पहले एक लिबरल गवर्नमेंट थी। तो लिबरल गवर्नमेंट ने कभी, तो वो तो अमेरिका के हामी थे, तो उन्होंने तो कभी ना कोई असला बनाया, ना कभी जो है वो अपनी इस तरह की फोर्सेस बनाई हैं। लेकिन 1979 की जो हुकूमत बनी यहाँ पे ईरान के अंदर, वो एंटी वेस्ट बनी। तो एंटी वेस्ट बनने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने 1979 से लेके 2025 तक मुसलसल नफरत बोई अपने लोगों के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, इसको लेके भाई हमने वेस्ट का मुकाबला करना है, जो कि होना चाहिए था, जाहिर बात है। लेकिन इसके बदले में उनके ऊपर पाबंदियां लगी रही मुसलसल। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेके असला तो बनाया नहीं, पाबंदियां भी थी। तो पिछले 50 साल पाबंदियों में गुजारे, और उसके बावजूद उन्होंने जो बिल्ड किया सारे का सारा, वो 2025 में आके जो है वो तबाह हुआ 80% के करीब। ठीक है, तो ये ने बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये डिफेंड नहीं कर सका। तो इसराइल जो है उसने मैनेज किया जी, किस तरह से उसने जो है वो डैमेज किए सरफेस टारगेट्स ईरान के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दी अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो भी, क्योंकि उनको इतना नुकसान पहुंच चुका है 70 to 80% कि अब वो काम के काबिल नहीं है। याद रखिएगा, इतने बड़े बड़े बॉम्ब वहां गिराए गए हैं उन पहाड़ों के ऊपर, तो अब वो कैसे वहां पे काम किया जा सकता है? किसी टाइम पे भी ऊपर से चट्टान या पहाड़ गिरे और नीचे साइंटिस्ट और जो है वो शहीद हुए हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो सैटेलाइट फोटोग्राफ है उसमें ये देखा जा रहा है कि भाई फिलहाल तक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना लॉस हो गया कि अब वो दोबारा से वो जगह काम करने काबिल नहीं रही, क्योंकि 12 दिन मुसलसल वहां पे बमबारी की गई है। ठीक है, 12 दिन मुसलसल। और हमें एक ही चीज दिखाई जाती थी कि भाई कौन सी बिल्डिंग हमने गिरा दी वहां पे हेफा के अंदर, तिल अवीव के अंदर, को कि ईरान यही कर सकता था, उसने वही किया, अपनी ताकत इस्तेमाल की है, और तो कोई खड़ा हुआ नहीं है। अब जो है, अब हम ये देख रहे हैं कि आए ये भी अभी ये नहीं कह रहा, ये असेसमेंट नहीं कर पा रहा कि भाई एक्चुअली में जो है वो कितना नुकसान हुआ फरोदो की साइड को, लेकिन अच्छा खासा साइड हो गया है। ठीक है, अब यूएन की वॉच डॉग जो है कह रहे हैं भाई वो आएगी और देखेगी कि कितना जो है वो लॉस हुआ, फिर अमेरिका को जाके बताएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो नेतन्याहू हैं वो क्लेम कर रहे हैं जी हिस्टोरिक विक्ट्री। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है जी, उसको डाउन द ड्रेन, उसको उठा के फेंक दिया भाई। ठीक है, तो वो ये बात कह रहे हैं कि हमने जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका खात्मा कर दिया। और हकीकत में ये जो बात है ये सच भी है। ठीक है, कड़वी है लेकिन ये सच बात है कि यहाँ पे चलें, हिस्टोरिक विक्ट्री तो एक पॉलिटिकल ब्लंडर है ना, एक शख्स जो अभी हार रहा था वो उसने थोड़ा सा पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए किया है, लेकिन बहुत ही, ये अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ सियासी तौर पे ये किया गया,
तो शायद आप जो है वो सियासी बसीरत नहीं रखते, या आप जो है वो इनसाइड नहीं देख सकते, आप दुनिया के अंदर के ढांचे को या ज़ायनिज़्म को समझने में अभी तक जो है वो नाकाम रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि इसने सियासी तौर पे ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है सियासी तौर पे, ये पूरे का पूरा यहूदी साजिश के तहत ये काम किया गया है, सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इस शख्स को इस्तेमाल किया गया, या ये खुद भी उनका मेंबर ही है, ज़ाहिर बात है तभी इस्तेमाल हुआ है। तो इनके जो मकासद हैं वो बहुत बड़े हैं, याद रखिएगा किस तरह एक-एक करके पूरे मिडल ईस्ट जो है इससे इन्होंने, जब कोई भी अब ऐसा नहीं बचा जो मिडल ईस्ट के अंदर इनको आंख दिखा सके, कोई भी। ईरान था, लेकिन अब ईरान सिर्फ बातें करेगा, ज़ाहिर बात है उसकी बस की अब नहीं रही कि वो इनको दोबारा से कुछ कह सके। सो बेसिकली इन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना खतरा मिडल ईस्ट, यानी पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथ में आ चुका है, और इजराइल जो है वो नया बादशाह बन चुका है मिडल ईस्ट का। तो हिस्टोरिक विक्ट्री ना सही, लेकिन विक्ट्री जरूर है कि किस तरह से इन्होंने जो है वो एक एक ग्रुप को खत्म करके ईरान को इतना ज्यादा जो है उसके न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया है। तो ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, इन 12 दिनों की नुकसान वॉर के अंदर। अब उन्होंने जो इसराइल है उसके ख्याल में अब ये बेसिकली उसके लिए एक जो है ना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, ठीक है, कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा था। ज़ाहिर बात है कि किस तरह से अगर ईरान कल को एटमी हथियार बनाता तो वो एटमी हथियार जो है कहाँ पे इस्तेमाल होते। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, बात फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो है ना हमेशा बहुत क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ों का हमेशा पता होता है। अब जैसे कैसे पता होता है कि अब हम जैसे ये कहें कि भाई इज़राइल को कैसे पता था कि एटम बम अगर ईरान ने बनाया तो वो इज़राइल को ही मारेगा, वो किसी और को भी तो मार सकता था। तो एक्चुअली में कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को प्रोवोक किया जाता है। अब जैसे लेट्स सपोज़ अब इंडिया को हमें कैसे पता कि इंडिया अगर एटम बम बनाया हुआ है उसने तो वो हमें ही मारेगा, ठीक है? या पाकिस्तान जो है के बारे में वो ये सोचे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमें ही मारेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर हमने एटम बम बनाया तो हमारा तो कोई और दुश्मन है नहीं सिवाय इंडिया के, उसी के लिए तो बनाया है, उसी को ही मारेंगे ना, उसी के लिए बनाया है, ठीक है। इसी तरह से इंडिया ने बनाया तो हमारे लिए ही बनाया है या चाइना के लिए ही बनाया है। तो हमारे पास जो एटम बम है वो इंडिया के लिए है और इसराइल के लिए, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा कोई ऐसा क्या हम अफगानिस्तान के ऊपर बम गिराएंगे या ईरान के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं गिराएंगे। इसी तरह से अगर अमेरिका के पास बम है तो अमेरिका ने किसके लिए बनाया तबाह करने के लिए, चाइना के लिए, ठीक है, और रशिया के लिए। तो ये क्लियर है। इसी तरह से अगर इन्होंने बनाया, सो यहाँ पे भी ये क्लियर था कि अगर ईरान एटम बम बनाएगा तो ना तो वो सऊदी अरब के ऊपर मार सकता है, ना कतर, ना बहरीन के ऊपर, उसने एक ही मुल्क के ऊपर मारना है, और वो क्या है, वो है जी इसराइल। सो ये तय था, समझ गए ना, इसलिए उसे इस बात का पता था। हम ये ना कहें कि भाई वो उसने बनाया नहीं, उसने मारा नहीं। तो ये चीज़ें कुछ तय होती हैं, इसलिए वो चीज़ें बन रही होती हैं, और ये सालों का ये पूरा सिलसिला होता है नफरत का, दुश्मनी का, जिसके बदले में चीज़ें बनाई जाती हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, अब फिलहाल तक जो एस्टिमेट किया जा रहा था कि 20,000 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेसिकली इन्होंने यहाँ पे जो थ्रेट था उनका कि 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं, ठीक है। तो अब उनका बहुत बड़ा खतरा, इन्होंने वो कि इतने तबाह तो नहीं किए, ठीक है, तो लेकिन ये है कि बहुत बड़ा खतरा जो है उन्होंने फ्यूचर के लिए जो ख़त्म कर दिया कि अब फ्यूचर में इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि ईरान इन्हें कुछ भी नहीं कह सकता। ये इनकी साइड आप देख लें, फ़रोदो की साइड, कि किस तरह से यहाँ पे बम फेंक के तो सुराख किए गए हैं। अब मुझे बताएं कि जहाँ जो बम फटे होंगे ज़मीन के अंदर की जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स की क्या हालत रही होगी, और वो प्लेट्स अब क्या यहाँ ज़लज़ले नहीं आएंगे, या यहाँ पे कौन काम करना चाहेगा किसी भी टाइम पे ऊपर से कुछ भी गिर सके। तो यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है वो ये कह रहा है कि जो इसराइल का एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो बता रहा है कि भाई फ्रोदो जो है वो अब इनऑपरेटेबल हो चुकी है, कि एक्चुअली में अब यहाँ पे जो सबसे सेफ साइड थी, और इसको तबाह किसने किया जी, अमेरिका ने तबाह किया, ठीक है, B-2 बॉम्बर्स के थ्रू। तो अब इसका मतलब ये है कि ये साइड बेकार हो चुकी है, और इनिशियल इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट है वो ये बता रही है कि डैमेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये अब ऑपरेट कम से कम नहीं हो सकती। तो यही तो वो चाहते थे कि ये ऑपरेट नहीं हो सकती। अब यहाँ से उन्होंने सामान निकालना है, ये दोबारा से बिल्ड करना है, तो उसमें सालों लगेंगे, और वही जो है वो तरीक़ाकार होगा कि तो वो कहीं किसी और जगह जाके बनाएं, यहाँ पे कम से कम अब ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने इस मिशन के अंदर भी जो है कामयाब हो गए कि फ़्रोदो को भी उन्होंने नुकसान पहुँचा दिया। नेतन्याहू जो हैं वो थैंक्स कह रहे हैं जी ट्रम्प साहब का, कि ट्रम्प साहब ने शुक्रिया अदा किया है कि भाई पीएम जो है यानी कि नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करके, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका खुश है इस बात से कि भाई आपने स्ट्राइक्स की हैं। हालांकि अमेरिका के ऊपर तो ये एटम बम बना भी देते तब भी उन्होंने नहीं फेंकना था, ठीक है। तो जो नेतन्याहू है उन्होंने जो है वो पब्लिकली बात कही है कि भाई पब्लिकली ट्रम्प साहब भी मुझे ये कह रहे हैं कि भाई हमें प्राउड है आपके ऊपर कि आपने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया। सो इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़ें दूर तक सोचने का एक नज़रिया, एक इनसाइट देती हैं कि एक्चुअली में इसराइल या अमेरिका जो हैं वो हम जो कहते हैं एक ही सिक्के के दो रुख हैं, वो एक हकीकत है। अगर अमेरिका अपने आप को अलग से हमें बताना चाहता है और हम उसकी तरफ लपकते हैं कि नहीं अमेरिका अलग है, तो ये हमारी गलती है। असल में यही है, ठीक है। तो नेटो के अंदर भी जो है, नेटो समिट के अंदर भी वहाँ पे उन्होंने ट्रम्प ने बात की है और वहाँ पे बड़ी तारीफ़ की है नेतन्याहू की, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छा है उसने जो है फैसला किया।
अभी नेटो जो है उसका समिट हुआ आज जी, और नेटो के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो है 5% हाइक का जो है फैसला किया है। वो किसकी बहुत सारी डिटेल्स अभी नहीं आई, कल तक इसकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल तक यही है कि एक जो दरार हमें नजर आ रही थी यूरोप के बीच में, ठीक है, और अमेरिका के बीच में पिछले 3-4 महीने के अंदर, के यूरोप जो है वो अपनी अब डिफेंस स्पेंडिंग्स के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शायद जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है अब ये उसकी वॉर है, ये अमेरिका की वॉर नहीं है। तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका अपने आप को दूर कर रहा है। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो धुंधली होती हुई दिखाई दी है, और अमेरिकन सपोर्ट दोबारा से नेटो के लिए हमें दिखाई दी है, ठीक है। तो दोबारा से जो है वो यहाँ पे ट्रम्प साहब का कहना है कि भाई हम आपके लिए जो है वो आयरन क्लैड कमिटमेंट रखते हैं कि हम अगर किसी एक मुल्क के ऊपर भी हमला होगा तो आर्टिकल 5 के तहत उसके ऊपर सबके ऊपर हमला सवर करेंगे, और हम जो है वो डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, और 2035 तक जीडीपी का 5% हम इस पर लगाएंगे, यानी जंगों की तैयारी जारी रहेगी बेसिकली, और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, नहीं आपका साथ निभाऊंगा। तो उन्होंने दोबारा से आर्टिकल 5 का रेफरेंस दिया कि भाई अगर किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है तो उसको अटैक जो है वो अटैक ऑन ऑल जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और सब के सब उसके ऊपर जवाब देंगे। और उन्होंने ये कहा कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसीलिए आई स्टैंड विद इट, दैट्स वाई आई एम हियर, कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वो अटैक किसी एक मुल्क के ऊपर नहीं सबके ऊपर माना जाएगा, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट है इसको काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो जो यूरोप और अमेरिका के बीच में एक हमें दरार या तकसीम दिखाई दे रही थी, खास करके जो भी रिसेंट ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। तो उसमें हम देख रहे हैं कि भाई शायद वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है कि नेटो दोबारा से एक हो रही है। आईडीएफ की असेसमेंट है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सालों लग जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या ईरान दोबारा से, ठीक है, वापस अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बनाएगा, या जो एटमी हथियार वो बनाएगा, क्योंकि एक असेसमेंट ये कह रही है कि भाई अब 2025 के बाद से ईरान का जो असल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये कितनी संगीन नौयत की मामलात हैं, और इसलिए अब वो पूरी पावर लगा कि अगर उससे पहले 50 साल लगे हैं तो शायद अब वो अगले 10 साल में दोबारा से जो है वो अपने आप को बिल्डअप कर ले, ठीक है, ठीक ये कहा जा रहा है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जो जज्बाती चीज़ें हैं और कुछ जो है वो रैशनल चीज़ें हैं। अब रैशनली यानी अकली तौर पे अगर हम चीज़ों को देखते हैं ना, तो अकली तौर पे ईरान को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई मुझे जो है वो एटम बम बनाना ही है, या मुझे अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना ही है। देखिए ईरान के लिए पॉसिबल 2 चॉइसेस हो सकती हैं। चॉइस नंबर 1 हो सकती है जापान और जर्मनी वाली, ठीक है। जापान और जर्मनी वाली क्या है कि भाई जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जापान ने जो है अपने डिफेंस के मामलात को अमेरिका पे छोड़ दिया, और खुद जो है वो तरक्की की राह पे निकल पड़ा कि कोई फौज नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बस ठीक है, सिंपल जो है वो तरक्की करो, और आज वो दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में है। जर्मनी ने भी यही काम किया, ठीक है, कि भाई वो वॉर से हट के उसने जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की तबाही से उसे हट के अपने आप को इंडस्ट्रीज पे लगा लिया। तो अब ईरान के पास भी यही है कि इस नफरत को खत्म करे, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े कि भाई ठीक है भाई, मेरे साथ तो कोई खड़ा हुआ नहीं है मुस्लिम कंट्री, मैं किस लिए अपने आप को तबाह करूँ, अपने लोगों को शहीद करवाऊँ, 1000 लोग शहीद हो गए, इतना बड़ा लॉस हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ उसे, तो कैसे इसको पूरा करेगा बेचारा। वो कहे बस ठीक है, लोगों को तरक्की करने देते हैं और आगे जाने देते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो इससे मजीद नफरत में इजाफा करे अपने लोगों की, ठीक है, और जो है मजीद नफरत की मिथ बोए अपने लोगों के अंदर, और लोगों को बताए कि भाई अब ये हमारे लिए जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इसराइल, इसलिए अब हमने जो है वो मजीद असला वगैरह बनाना है, ठीक है। तो अब ये जो दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे फिलहाल हालात ज़्यादा जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर ईरान की एक लिबरल लीडरशिप होती तो शायद वो जापान या जर्मनी की डायरेक्शन पे जाती, वो तरक्की की बात करती कि ठीक है भाई हम अपने से पर्सनल नहीं लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नफरत की फिजा बनेगी, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, और इस्लामिक गवर्नमेंट के लिए या इस्लाम के लिए झुक जाना जो है वो बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। और जिस तरह से उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया, इतने लोग उनके शहीद कर दिए, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, तो मेरे ख्याल में तो ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है कि वो कभी भी इसको मानेंगे, तो अल्टीमेटली वो अब दोबारा से मजीद पावर के साथ जो है वो इन चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है। और अब नए अंदाज में ईरान हमें दुनिया के अंदर नजर आएगा फिलहाल कुछ टाइम रुकने के बाद, ठीक है। लेकिन जो असेसमेंट है वो ये बता रही है कि भाई इसराइल खुश है इस बात के ऊपर, वो ये कह रहा है कि अब ये सालों लग जाएंगे, नहीं पहले अगर 50 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो अब उन्हें शायद 70 साल लग जाए दोबारा बिल्ड करने में। लेकिन शायद वो ये नहीं समझते कि 50 साल पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज मौजूद है, और आज के टाइम पे अगर आप और बना नहीं भी सकते तो आपको कुछ भी नहीं करना, अब परचेज करो भाई, चाइना आपके साथ है, रशिया आपके साथ है, तो आप परचेज करो। और मेरे ख्याल में अब ये ज़्यादा सेफ साइड है ईरान के लिए, बजाय इसके कि वो बनाए, ठीक है, बनाए अपनी साइट्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, तो अब वो डिफेंस पैक्ट की तरफ ज़्यादा जाएगा, जहाँ तक जो है वो एनालिस्ट अंदाज़ा लगा रहे हैं इस बात के ऊपर। तो फिलहाल तो ये इसको एंजॉय कर रहे हैं कि भाई अब वो इस काबिल नहीं रहा।
हाउ फार डिड इजराइल किलिंग्स ऑफ ईरान टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट सेट बैक इट्स प्रोग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, अब देखिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ही दूर तक सोचने का मौका देंगी। अब बेसिकली ईरान के लिए पहला चैलेंज क्या है कि अगर वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाता है, वो क्या वो बनाना उसके लिए मुश्किल है, बाय करना उसके लिए आसान है। बनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके तो टॉप साइंटिस्ट किल कर दिए। अब जब 20 के करीब जो उसके टॉप साइंटिस्ट थे, जो इतना नॉलेज रखते थे कि उन्होंने ये पूरा सालों अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी इस प्रोग्राम के ऊपर, उनको वन बाय वन करके शहीद कर दिया गया। तो सवाल ये है, 9 तो पहले ही अटैक के अंदर आपको होता है, फर्स्ट नाइट में ही जो अटैक हुआ था उसमें शहीद कर दिए गए थे। तो कैसे जो है वो बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। बाय करना उसके लिए पॉसिबल है क्योंकि उसके पास ऑयल है, वो चाइना को देगा ऑयल और उसके बदले में चाइना से जो भी वो ले सकता है वो लेगा, रशिया को देगा और जो भी रशिया से ले सकता है वो लेगा। और डिफेंस पैक्ट में उसे कोई रोक भी नहीं सकता कि तुम उसके साथ डिफेंस ना करो, उसके साथ डिफेंस ना करो। ठीक है, तो अब ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो इसराइल ने जो है वो एटलीस्ट 14 साइंटिस्ट जो है शहीद किए हैं, इनके टॉप लेवल के हम ये देख रहे हैं। और ये जो फ्रांस के अंदर इसराइल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि भाई अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है ईरान के लिए कि वो इस तरह के लोग लेके आए और दोबारा से इस प्रोग्राम को जो है वो सेट करे। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई हमने उनका जो पूरा नॉलेज का सिस्टम था वो तबाह कर दिया कि भाई किस तरह से अब वो जो है अपना दोबारा से न्यूक्लियर सिस्टम को डेवलप करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। हमने उनके केमिस्ट मार दिए, फिजिस्ट मार दिए, इंजीनियर्स मार दिए। तो ये जो 14 लोग शहीद हुए हैं, ये सारे के सारे टॉप लेवल के लोग थे। और अब ये टॉप लेवल के लोग, अब देखिए उन्होंने जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया, ठीक है, अब ये सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि उन्होंने जो टारगेट किलिंग्स की हैं, ये डिस्करेज करेगा इनके सक्सेसर्स को। ये वो थ्रेट है जो इजराइल ने बहुत ही सोच समझ के किया। निर्नाम ऑपरेशन जो मैंने कहा था, स्लीप इन किलिंग, कि भाई सोए हुए जो है साइंटिस्ट को शहीद करना है, उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा था। तो अब इनके जो जो लोग भी आएंगे उनके दिमाग में एक ही बात होगी कि भाई कल को हम तो लैब के अंदर कहीं सोए हुए होंगे, लैब के अंदर काम कर रहे होंगे, अपने फ्लैट में सोए हुए होंगे, तो हमें जो है वो एक जहाज आएगा और आके किल करके चला जाएगा। और ये हो सकता है ऐसा ही है। उन्होंने जानबूझ के तरीक़ाकार अडॉप्ट किया कि ताकि कोई भी साइंटिस्ट जो है, चाहे वो ईरान का अपना है, ठीक है, या कोई बाहर के मुल्क का है, वो यहाँ पे काम ही ना करना चाहे। क्योंकि उसको ये खौफ होगा कि भाई मुझे किसी भी टाइम पे मार दिया जाएगा। समझ गए हैं ना? तो अब आज के टाइम पे अगर इतना डाटा ईरान के पास, इजराइल के पास मौजूद है, तो इन फ्यूचर 5-10 साल के बाद ज़्यादा डाटा होगा। सो ये जो तरीक़ाकार है, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ईरान के लिए शायद जो है बहुत ही मुश्किल हो कि अब कोई पीएचडी करके यहाँ पे आए और इनको जो है वो ब्लूप्रिंट बना के दे और ये सब कुछ करे, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जो खौफ की फ़िज़ा है वो इतनी ज़्यादा है। समझ गए हैं ना? और ये एक्चुअल में सच भी है कि जिस तरह से इन्होंने किलिंग की है, कौन वहाँ पे काम करना चाहेगा? तो ये चीज़ जो है वो कह रही है कि भाई ईरान को बहुत टाइम लगेगा इसे बिल्ड करने में। ठीक है? अच्छा, नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें कि डेथ टोल वगैरह, तो इजराइल के अंदर जो है वो 28 लोग मरे हैं और ईरान के अंदर जो है वो 940 के करीब जो है वो शहादतें हुई हैं। और इजराइल के अंदर जो है 3000 के करीब लोग जो है शहीद हुए और यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, और 10,000 के करीब जो है लोग यहाँ पे ईरान के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। ठीक है? तो ईरान की अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो ईरान के पास ये कहा जा रहा था कि टोटल 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, टोटल जो उसके पास एस्टिमेटेड जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 2500 हैं। और उसमें से आधे जो हैं उसने काफ़ी ज़्यादा यानी कि लॉन्च भी किए। तो 550 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उसने लॉन्च किए हैं ईरान ने। और 1000 ड्रोन्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं इसराइल के ऊपर। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट किया गया, ये कहा जा रहा है कि 90% रेट था इंटरसेप्ट करने का। हालांकि हमने देखा कि इसराइल के पास एरोज जो थे वो खत्म हो गए थे और उसके लिए इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं रहा था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई उसने तकरीबन जो है वो 250 के करीब तो लॉन्च कर दिए इसमें से भी, और आधे से ज़्यादा जो है उन्होंने लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए, और 100 के करीब लॉन्चर्स जो है अब सिर्फ बचे हैं ईरान के पास, और तकरीबन 1000 से 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स बचे हैं। यानी टोटल 2500 थे, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल जो उनके पास थे, जिनमें से जो है वो तकरीबन 550 के करीब जो है उन्होंने मार दिए। तो उनके पास अब कितने बच गए? ऑलमोस्ट 1500 करीब उनके पास बच गए, ये कहा जा रहा है। और जो लॉन्चर हैं जहाँ से मारे जा रहे थे, लॉन्चर पैड जो हैं वो 1100 के करीब बचे हैं। ठीक है, तो अब उनकी नोयत जो है बहुत कम हो गया, अब खुद इनके लिए बिल्ड करना भी बहुत मुश्किल है, सालों लग जाएंगे इसके ऊपर भी। तो ये जो है इसको काफ़ी ज़्यादा ईरान को इस हवाले से जो है नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ 80 जो है वो ईरानियन एयर डिफेंस बैटरीज जो है उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि अब उनके जहाज़ वगैरह भी उड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। और इसराइल जो है उसने बेसिकली जो है वो 1000 जो है वो शॉट किए हैं और 600 जो है वो एरियल रिफ्यूलिंग उसने की है यहाँ पे। तो उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही यहाँ पे मचाई रखी है ईरान के साइड्स के ऊपर। तो ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें 30 लोग जो है वो टॉप के शहीद हुए हैं, और ये पूरा उनकी लिस्ट है कि कौन कौन शहीद हुआ है। तो उसके लिए उन लोगों को भी दोबारा रिप्लेस करना जो है वो इतना आसान नहीं है। तो ये सारी न्यूज़ जो है वो ईरान और
बेसिकली इसराइल से रिलेटेड ही थी कि अब हमें आगे का जो है वो व्यू नज़र आए। तो आगे के व्यू में हम ये देख रहे हैं कि शायद ईरान अब जो है वो बिल्ड करने के बजाय, क्योंकि बिल्ड करना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास ना अब वो दिमाग है और वो कलेक्ट दिमाग लाना भी मुश्किल है, ठीक है, और ना ही उसके पास अब जो है वो इतना ज़्यादा पैसे उसको केवल लगेंगे कि भाई किस तरह से वो दोबारा से ये सारा बिल्डअप करेगा जो फ्रोदो को किया गया या जो बाकी सिस्टम्स को किया गया। तो उससे हट के वो एक नई अप्रोच के तहत जो है वो क्या करेगा, अलाइंसेस के थ्रू या परचेज करके कोई और तरीका करके अपने डिफेंस को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे इसराइल जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन एट द एंड हम यही कहेंगे कि ईरान ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा जो है ताकत दिखाई और वो कामयाब हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।